आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुकी है और कल आंकड़े जो है वो आ चुके हैं। पहले चरण में जो मतदान की जो व्यवस्था रही वो 64.66% लोगों ने पहले चरण में वोट की। दूसरे चरण में जबकि पहले चरण की 121 सीट पर वोटिंग हुई, दूसरे चरण की 122 सीट पर हुई है। मैं आपको आंकड़े दे दूं, दूसरे चरण में 68.69% मतदान दर्ज किया गया है, जिसमें पहले चरण के रिकॉर्ड से ज़्यादा किया गया है। और इस बार जो है पुरुषों की भागीदारी जो है 71.6% रहा और महिलाओं की भागीदारी जो है वो माफ़ कीजिएगा, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा देखी गई है। 71.6% महिलाओं ने वोट किया है, तो उसके अवज में इस बार पुरुष पीछे रहे। पुरुष रहे 62.8% पुरुषों ने मतदान किया है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार के मास्टर स्ट्रोक दो बड़े चेहरे नजर आ रहे थे करके। अब जो है बिहार के जो समीकरण सरकार बनाने में दो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जो कई सारे चैनल्स के एनालिसिस हैं। मगर आज तक और एबीपी न्यूज और जी न्यूज इन लोगों का सीधा एनडीए को बहुमत दिखा रही है। इन्होंने एनडीए की सरकार बनते हुए दिखा दिया है। तो ये सब जान ही रहे हैं कि गोदी मीडिया का रोल क्या है, गोदी मीडिया किस हिसाब से पता नहीं एनालिसिस करता है, ये साफ दिख रहा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर को 15 से 20 सीट मिलता दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मिथिलांचल, पूर्वांचल और जो है चंपारण वगैरह इन जगहों में से प्रशांत किशोर की सीट निकल रही है। पूर्णिया जिले से लगभग एक सीट आने की संभावना है। अररिया से एक सीट आने की उम्मीद है। तो इस हिसाब से जो एनालिसिस हुई है 15 से 20 सीट आ रहे हैं। वही जीडीए यानी 8 से 12 है, जो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से जो आजाद समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ था, इनके भी 8 से 12 स्टेट की बताई जा रही है, जिसमें निश्चित ये हमारी जो ग्रुप की जो सर्वे आई है उसमें 8 सीट कंफर्म है कि ऑल इंडिया में जिस जमीन को मिल रहा है। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार के किंग मेकर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार बनाने में इनकी बड़ी भूमिका होगी और ये लोग ही तय करेंगे कि बिहार की सत्ता किनके हाथ में। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने कई सभाओं में, कई मंच में कहा कि बिहार का बेटा सीमांचल का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है। ये मामला कहीं ना कहीं एक पेचीदा होता हुआ दिख रहा है। और इस मामले पर जो उन्होंने स्पष्ट कहा, सीमांचल उनका चुनावी मुद्दा भी रहा। और जब भी सदन में बोलते हैं, पार्लियामेंट में, वो लगातार सीमांचल की आवाज बनकर बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं शायद इसका बेनिफिट मिल सकता है सीमांचल से। और ये भी कयास लगाया जाएगा सीमांचल में लगभग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पिछली दफा से इस बार अच्छी परफॉर्मेंस करने जा रही है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पिछले 2020 में जो जीते थे 5 सीट जीते थे सीमांचल से। हालांकि बाद में 2 साल के बाद 4 विधायक ने पास से पलट लिए थे, फिर वो लोग राजद में शामिल हो गए थे। कहीं ना कहीं पुरानी चीजों के भी कुछ बेनिफिट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिख रहा है। फिर और लोगों के तरह तरह दिमागों में चीजें आने लगी। फिर असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ये देश के लिए मैं वो कर रहा हूँ। सारी व्यवस्थाओं पर उन्होंने लगातार सवाल उठाए। चुनाव में देख ही लिया आपने कि चुनाव में मीडिया पर किस तरह से प्रतिबंधित लगाया गया। चुनाव आयोग के जो ज्ञानेश्वर जी हैं वो उन्होंने मीडिया पर नकेल कसने की पूरी तैयारी की हुई थी। पब्लिक ओपिनियन नहीं लेने दिया गया, जबकि नियमित रूप से हमें जहां तक की जानकारी है, एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि 48 घंटे पहले होती है कि भाई 48 घंटे पहले आप पब्लिक ओपिनियन या जो भी हो वो उन चीज़ों को नहीं दिखा सकते हैं। ये चीज़ें रूल्स के दायरे में ये चीज़ है और ये संविधान भी कहता है कि उस हिसाब से काम करना चाहिए। पर आचार संहिता लगने के बाद जिस हिसाब से प्रशासन ने मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है कि। और कल की बात कर लें, कल मतदान में भी मीडिया कवरेज करने के लिए रोका गया। मीडिया को अंदर मतलब गोपनीयता को जो चीज़ है वो तो बताया गया ही था। प्रशासन के गाइडलाइंस था, जो कार्ड निर्वाचन आयोग की तरफ से जो कार्ड इशू की गई थी उसमें भी लिखा गया था कि जो है गोपनीयता को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। मतदान से बातचीत में ये उसकी उनको हम नहीं जान सकते हैं। बाकी मुद्दे क्या थे कि मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, इस तरह की बात कर सकते थे। मगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात करना चाहा हम लोग की भाई बाहर आके आप जवाब दे दीजिए कितना % पोल हुआ, तो इन चीज़ों से मैं बात करने तक नहीं दिया गया। कई जगह एंट्री नहीं होने दिया, तो कई वीडियोस हमारे पास है वो भी आप देख ही लेंगे। मगर सवाल यह है कि निर्वाचन आयोग इस तरह का हरकत अपनाया है। अब पूरे बिहार में एसआईआर करने के बाद पूरे देश की बात आ रही है कि एसआईआर करवाया जाएगा। मेरे कई जानने वाले लोग हैं जिनका अभी भी वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, जबकि डॉक्यूमेंट देने के बाद भी काटा गया।
जबकि उनके माता पिता 2000 अगर बात कर लें सन 1933 से वोट करते आ रहे हैं। उनके दादा वो कर रहे हैं, उनके दादा का उनके पिता करते हुए आए और उनके अब बच्चे हैं, उनके नाम कट गए हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ये एक तरह से सरकार के जो सिस्टम पर हाईजेक होता हुआ दिख रहा है। ये जो इंडिया अलायंस ने जो एक सवाल उठाया कि भाई बीजेपी जो है सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो हाईजेक कर लिया है, ये समझ में आ ही रहा था, क्योंकि मीडिया पर प्रतिबंधित लगना और काफी चीजों को चेंज कर देना। एक चीज और मैं बता दूं कि देखिए, वोटिंग जिस एरिया में वोट हो रहा था उसी के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बस थोड़ी दूरी पे, मतलब यहाँ से यही समझ लीजिए कि 4 या 5 हाथ की दूरी पे वोट ईवीएम रखा गया है। बस उसके जस्ट 10 हाथ दूरी पर बैठा हुआ है जो भी पार्टी के वो क्या बोलते हैं उसके एजेंट हैं, वो बैठे हुए हैं। फिर उसके बगल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। तो वोटर वहां जाने के बाद कुछ लोग होते हैं कि डर जाते हैं, भाई ये लोग बैठे हुए क्या, तो उसमें भी तो लोग, जबकि पिछले चुनाव 2014 की जो चुनाव में थे वो नियम ये थे कि जो लोग बैठे थे, जो एजेंट था उनको बाहर बैठाया गया था, और जो लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो बाहर बैठते थे। ईवीएम को एक सिंगल रूम में रखा जाता था। जिनको अपना मतदान है वो गया अंदर आराम से रिलैक्स होकर दान करके वापस आते थे। मगर इस बार जो है वो कुछ ऐसी चीजें देखी गई है जो बहुत ही गलत है और ये नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग भले ही दुहाई दे रहे होंगे कि हमने बहुत व्यवस्था किया है, निष्पक्ष चुनाव कराया है, ये कहीं तक निष्पक्ष नहीं लगा, क्योंकि मीडिया पे नकेल कसा गया, मीडिया को रोका गया। ज्ञानेश्वर जी नहीं चाहते हैं कि सवाल मीडिया इस तरह के उठाए, तो ज्ञानेश्वर जी को जवाब देना चाहिए इस तरह के सवालों पर आके कि भाई आपने जो कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी तैयारी है और इसमें कोई किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। कई ऐसे जगह ईवीएम की प्रॉब्लम आई, घंटों तक लोग मतदान नहीं कर पाए, ये सारे सवाल हैं। तो आखिर ये इन सरकार की मंशा यही है कि बीजेपी अपने हिसाब से पूरी सिस्टम को हाईजेक करके चला रही। ये लगातार यही सवाल उठ रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म से ये सवाल उठे हैं। अब देखना है कि बिहार में सत्ता खिसकती हुई दिख रही है। भले ही गोदी मीडिया अभी भी दिखा रहे हो कि बीजेपी एनडीए को सरकार बनते दिखाई जा रही है, चाहे आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, जी न्यूज हो, या फिर उमर उजाला हो, जो भी, ये सभी लोग 50% मीडिया लोग एनालिसिस जो करके सीधे सरकार एनडीए की दिखा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार में 2 बड़े भूमिका बिहार में होने जा रहा है। ये 2 व्यक्ति बिहार का बड़ा खेल करेंगे, मास्टर प्लान खेलेंगे, और इनमें से असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर जी खेलेंगे। इनके कहने से ही बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा, और कौन चेहरा होता है ये सबसे बड़ा है, और सबका भाग्य का फैसला परसों होना है, यानी 14 तारीख को होना है। आज अब ठीक ये खबर आपको 2 घंटे के बाद मिलेगी वीडियो हमारी साइट पे। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको 36 घंटे बच गए हैं काउंटिंग के, और काउंटिंग 36 घंटे के बाद सबके भाग्य फैसले हो जाएंगे और सरकार में कौन आ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। भले ही मीडिया चिल्ला कर कह रहा हूं कि एनडीए की सरकार वापसी हो रही है, ऐसा नहीं है। मैं आपको को 90 से 110 सीट मिलते हुए दिख रही है, ये हमारी एनालिसिस है। और इंडिया अलायंस की बात कर लें तो इंडिया अलायंस को 115 से लेके 120 सीट आती दिख रही है। बाकी 15 से 20 सीट जन स्वराज को मिल रही है, जिसमें से 8 से 12 सीट जीडीए जो कहते हैं डेमोक्रेटिक गठबंधन जो था, एआईएमआईएम पार्टी और आजाद समाज पार्टी की अलायंस थी, इनको मिलता दिख रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार के 2 बड़े चेहरे होंगे और यही पूरा गेम करेंगे। इस बार सत्ता किसके हाथ में। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए फिर हमारे साथ बने रहिए। हम चाहेंगे कि कल फिर आपको ताजा अपडेट दिया जाएगा कि क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से काम किया गया है। प्रशासन ने मीडिया पर किस तरह से नकेल कसने की कोशिश की है, ज्ञानेश्वर जी ने मीडिया पर किस तरह से दबाने की कोशिश की है, मीडिया को सही तरह से कवरेज करने नहीं दिया गया। कुछ चीजें लगी हमें बहुत गलत हो रहा है, इस पर भी ये उठना चाहिए, क्योंकि अगला चुनाव यूपी में है, बंगाल में है, और ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह की हरकत करती है तो इसके लिए पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो एक निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे हैं, वो सरकार के पहलुओं पर काम कर रही है। जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग जो भी एजेंट होते हैं पार्टी का, वो क्यों जहां पे ईवीएम रखा हो उसके 10 हाथ की दूरी के अंदर बैठेंगे, क्यों बैठेंगे, ये कहां तक रूल्स ठीक है। 2015 माफ कीजिएगा, जो अभी जस्ट इससे पहले 2024 की जो चुनाव है, पार्लियामेंट्री चुनाव, जबकि ऐसा नियम नहीं था। ईवीएम बंद कमरे में एक रूम में रहता था और उसके बाहर सारी व्यवस्था रहती थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बाहर बैठते थे, जो भी एजेंट है जिस पार्टी के वो बाहर बैठते थे।